लखनऊ शहर की भरी दोपहरी में एक लड़का रोता हुआ चला जा रहा था। जून के महीने में मानो आग बरस रही हो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और भूख लग रही है वो अलग। मुझे क्या खबर थी कि मुझे एक दिन ऐसा भी देखने को मिलेगा। गला सूखा जा रहा है। वो लड़का यूं ही चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचा, जहाँ सामने उसे एक बड़ा पाव का ठेला दिखा। उस पर लिखा था खुशहाल बड़ा पाव। ओह, यहाँ बड़ा पाव बिक रहा है। तो क्या ये बिना पैसों के मुझे बड़ा पाव खिलाएगा? चलो ट्राई कर लेता हूँ। अरे नहीं यार, आज के वक्त में बिना पैसे के मांगूंगा तो बहुत मारेगा। लेकिन करूँगी तो क्या करूँ? भूख से मेरी हाथें चिपक रही हैं। भूख से मरने से अच्छा है कि पूछ ही लेता हूँ, क्या पता मुझ पर रहम कर जाए। वो लड़का उस बड़ा पाव वाले के पास जाता है और कहता है, भैया, क्या आप मुझे एक बड़ा पाव खिला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? पर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप मुझे आज खिला दीजिए, मैं कुछ टाइम में आपका पैसा लौटा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, ये लो बड़ा पाव खा लो। देखने में तो किसी अच्छे घराने के लगते हो। थैंक यू सो मच खुशहाल जी, भगवान आपका भला करे। वो लड़का वहीं फुटपाथ पर बैठकर बड़ा पाव खाने लगा, पर वो रो रहा था। उसे रोता देखकर खुशहाल ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? और घर कहाँ है तुम्हारा? अरे मैं क्या बताऊँ आपको, आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। किस्मत का मारा हूँ। दरअसल मैं इस शहर के मशहूर बिजनेसमैन संजय मल्होत्रा का बेटा नीरज हूँ, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि मेरी माँ सौतेली है। वो मुझसे बहुत नफरत करती है। उन्होंने मेरे पापा के विदेश जाते ही मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तो तुम्हारे पापा वापस कब आएंगे बेटा? 1 हफ्ते के बाद। पता नहीं मैं तब तक कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। नीरज की ये बातें सुनकर खुशहाल सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, पर फिर बोला, वैसे तू चाहे तो मेरे घर में रह सकता है, मैं अकेला ही रहता हूँ। सच में? आप तो सच में देवता आदमी हो। हाँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। बदले में मेरे ठेले पर मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ, मैं फ्री में रोज तुम्हें नहीं खिला सकता भाई। हाँ, मुझे मंजूर है मुझे। मैं ये सब काम करूंगा जो आप मुझे कहोगे। तो ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। खुशहाल नीरज को अपने घर ले जाता है और उसे लेटने के लिए बिस्तर देता है। नीरज खुश हो जाता है कि चलो कम से कम उसे सिर छिपाने के लिए जगह तो मिली। अगले दिन वो खुशहाल के साथ ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। हाँ भाई, तो करें आज के काम की शुरुआत। मुझे ये सब काम आता नहीं है, आप सिखा दीजिएगा। हाँ, बेफिक्र रहो, बस मैं जैसा कहता जाऊँ वैसा करते जाना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि हर कस्टमर की पसंद अलग होती है। जब भी कोई कुछ लेने आए तो ध्यान से सुनो और फिर उसे वैसी ही चीज दो जैसी वो चाहता है, समझे? जी भैया, समझ गया। तभी एक कस्टमर ठेले पर आया और बड़ा पाव मांगने लगा। हाँ भाई, जल्दी से एक बड़ा पाव देना, बहुत भूख लग रही है यार। हाँ भैया, अभी देता हूँ। नीरज ने उस बड़ा पाव में लाल चटनी डालकर दे दी थी, जिसे देखकर कस्टमर को गुस्सा आ गया। अबे यार, ये क्या डाल दिया यार, मुझे तो हरी चटनी चाहिए थी। अरे बेटा, एक बात याद रख, हमेशा कस्टमर से पूछकर ही चटनी डालनी चाहिए। तो मुझसे गलती हो गई, सॉरी भैया, मैं अभी सही कर देता हूँ। ठीक है, अब हरी चटनी डाल दो। अभी नए आए हो तभी, नहीं तो हमारे खुशहाल भाई तो कस्टमर को देखकर बता दे कि लाल चटनी खाएगा या हरी। क्यों खुशहाल भैया, सही कहा ना? हाँ भैया, ये लो। सॉरी, अभी आज पहला दिन है इसलिए गलती हो गई। नीरज को सबक मिल गया कि कस्टमर की बात ध्यान से सुननी चाहिए। वो समझ गया कि बड़ा पाव बनाने में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। तभी सामने से ललित आया, तो खुशहाल का पुराना प्रतिद्वंदी था। ललित का भी बड़ा पाव का ठेला पास ही था, लेकिन उसका काम खुशहाल की तरह नहीं चलता था। इतना काम चलने लगा इस खुशहाल का भाई है? एक लड़का भी रख लिया। अच्छा जी खुशहाल भाई। अरे खुशहाल भाई, ये नया नौकर कब रखा भाई? ये कोई नौकर नहीं है, ये मेरा साथी है और ये संजय मल्होत्रा का बेटा है। जानते हो ना संजय मल्होत्रा, इस शहर के बड़े उद्योगपति हैं। क्या ये संजय मल्होत्रा का बेटा है? तो ये यहाँ क्या कर रहा है भाई? बड़ा पाव का कारोबार शुरू करने वाले हैं क्या मल्होत्रा जी है? हाँ, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं खुशहाल भैया के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो बच के रहना भाई, ये खुशहाल तुम्हें बेचकर खा जाएगा। मुझे पता है तुम्हारा काम नहीं चलता है, इसलिए तुम खुशहाल भैया से चलते हो।
पर इतने भी पागल ना बनो कि कुछ भी बकने लगो। ललित वहाँ से जलन में भरा हुआ चला गया। 2-3 दिन बाद एक सुबह खुशहाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। नीरज, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तो ठेला अकेले लेकर चला जा। मुझे लगता है मैं आज बाजार नहीं जा पाऊंगा। और अच्छे से कस्टमर देखना, किसी को कोई शिकायत ना आए, समझे? अकेले भैया मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे तूने सब कुछ सीख लिया है, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू कर लेगा। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगा। नीरज ठेला लेकर बाजार चला गया और वड़ा पाव बेचने लगा। शाम तक खुशहाल उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन नीरज नहीं लौटा। जैसे तैसे रात हो गई। खुशहाल की बेचैनी धीरे धीरे शक में बदल गई। उसे लगने लगा कि नीरज उसे धोखा देकर ठेला लेकर भाग गया है। उसने सीधे नीरज के पिता संजय मल्होत्रा के घर जाने का फैसला किया। मुझे उसके पिता से ही बात करनी होगी। ये लड़का जरूर मेरा ठेला लेकर भाग गया है। खुशहाल संजय मल्होत्रा के बड़े से घर के गेट पर पहुंचा, लेकिन वहाँ गार्ड उसे अंदर जाने से रोक रहा था। ओए, कहाँ जा रहे हो? ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ ऐसे नहीं जा सकते। मुझे संजय मल्होत्रा से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। तुम जैसे लोग रोज आते हैं यहाँ पे, निकलो यहाँ से। अरे मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, उनका बेटा मेरे ठेले के साथ गायब हो गया है। अच्छा ठहरो, मैं अंदर बात करता हूँ। कुछ देर बाद गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। खुशहाल हॉल में पहुंचा, जहाँ संजय और उनकी पत्नी माया बैठे थे। हाँ बताइए, क्या बात है? साहब मैं खुशहाल हूँ, वड़ा पाव वाला। आपका बेटा नीरज मेरे पास कुछ दिनों से रह रहा था, आज वो मेरा ठेला लेकर भाग गया है। क्या? नीरज हमारा बेटा? जी हाँ, उसने मुझे बताया था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सरासर झूठ है। हम दोनों उसके सगे माँ बाप हैं। हाँ, हमने उसे बस डांट दिया था क्योंकि वो बहुत बिगड़ गया था, इसीलिए वो घर छोड़कर भाग गया। तो उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन साहब वो मेरा ठेला लेकर भाग गया है। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? पूरे ठेले के 10,000 रुपए साहब। ये लो। और अगर नीरज मिलता है तो हमें जरूर बताना। जी जी जरूर साहब, धन्यवाद। खुशहाल पैसे लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह संजय के पास एक फोन आया। हमने तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। 1 करोड़ रुपए लेकर बंदवाड़ी बिस्किट फैक्ट्री में पहुंचा। क्या? किडनैप? कौन बोल रहे हो? मेरा नीरज कैसा है? पुलिस को खबर की तो बेटा गया, समझा ना? ज्यादा होशियारी की तो पछताएगा। ठीक है, हम आ रहे हैं, हमारे बेटे को कुछ मत करना। संजय और माया दोनों हैरान और डरे हुए थे। अब हम क्या करेंगे? पहले हमें खुशहाल के पास चलना चाहिए, शायद वो हमें कुछ और जानकारी दे सके। संजय ने फौरन गाड़ी निकाली और खुशहाल के ठेले पर पहुंचा। खुशहाल, नीरज किडनैप हो गया है, हमें अभी अभी फोन आया है। किडनैपर 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा है। क्या? किडनैप? ये कैसे हो सकता है साहब? हमें सच में नहीं पता। प्लीज अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ। तुम उसके साथ रह रहे थे, क्या तुमने कुछ अजीब देखा था? हाँ, अगर तुम कुछ भी जानते हो तो बताओ, ताकि हम किडनैपर तक पहुंच सके। खुशहाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, साहब हो सकता है कि ये ललित का काम हो। कौन ललित? वो सामने वड़ा पाव वाला साहब, बहुत लालची आदमी है साहब। जब नीरज ने उसे बताया था कि वो आप लोगों का बेटा है, तो शायद उसके मन में लालच आ गया साहब। संजय और माया को खुशहाल की बात ठीक लगी। दोनों तुरंत ललित के पास पहुंचे, जो अपने ठेले पर खड़ा वड़ा पाव बेच रहा था। ललित, नीरज को तुमने किडनैप किया है ना? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझे? क्या मैं? अरे मल्होत्रा साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमने सुना है कि तुम लालची हो और नीरज ने तुम्हें बताया था कि वो हमारा बेटा है। अरे मैडम, अगर मैंने उसे किडनैप किया होता ना, तो क्या मैं यहाँ पर ठेला लगाकर बैठा होता? बताओ। झूठ मत बोलो, हमें सच्चाई बताओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ साहब, अगर मैं कुछ करता तो मैं यहाँ पर यूँ खुलेआम नहीं बैठा होता। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। बिना सबूत के उससे ज्यादा कुछ कह पाना मुश्किल था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चले गए। संजय और माया अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। रुपयों से भरा बैग उनके सामने रखा था। संजय पुलिस को लेकर जाने की सोच रहा था, लेकिन माया ने उसे मना कर दिया। हम पुलिस को लेकर चलते हैं माया, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो मदद करेंगे। नहीं संजय, कहीं किडनैपर्स ने हमारे नीरज को कुछ कर दिया तो? पुलिस को देखते ही वो गुस्से में आ सकते हैं, हमें अकेले ही जाना चाहिए।
संजय को माया की बात सही लगी और वो दोनों अकेले ही किडनैपर्स द्वारा बताई गई जगह की ओर निकल पड़े। यही जगह, तुम रुपयों का बैग संभालो माया। बस नीरज को सही सलामत ले आओ संजय, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, दो किडनैपर्स उनके सामने आए। उनका चेहरा आधा ढका हुआ था। पैसा लाए हो? ये रहा 1 करोड़। अब हमारे बेटे नीरज को छोड़ दो। ठीक है, ये लो, ये रहा तुम्हारा बेटा। जैसे ही उन्होंने एक लड़के को सामने लाकर खड़ा किया, संजय और माया दोनों चौंक गए। वो लड़का उनका बेटा नहीं था। ये नीरज नहीं है। ये कौन है? ये हमारा बेटा नहीं है। हमारा बेटा नीरज कहाँ है बताओ? वही नीरज चुपचाप एक कोने में खड़ा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी अचानक पुलिस ने वहाँ धावा बोल दिया। आई एम सॉरी माया, पर मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। मुझे पता था पुलिस की जरूरत पड़ेगी। ओह गॉड, तुम हमेशा अपनी मर्जी की करते हो। पुलिस ने तुरंत किडनैपर्स को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने उनसे कड़ी पूछताछ की। अरे बड़ा शौक है किडनैपिंग करने का भाई। अब जेल में खेलना किडनैपिंग। हमने अपनी मर्जी से इसे किडनैप नहीं किया था। हमें वड़ा पाव वाले खुशहाल ने पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। हम तो छोटे मोटे चोर हैं। इस बार खुशहाल ने हमें लालच दिया कि अगर ऐसा करोगे तो पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। हमें छोड़ दो सर। ये सुनते ही संजय और माया दोनों चौंक गए। वो सब तुरंत खुशहाल के पास पहुंचे ताकि सच का पता लगा सके। खुशहाल ने जैसे ही उन्हें देखा, वो घबरा गया। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हमारा बेटा तुम्हारे पास आया था? और ये क्या नाटक है कि तुमने उसे किडनैप करवाया? ये तो हमारा बेटा है ही नहीं। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ सर। मैंने इसे आपका बेटा ही समझा था, क्योंकि इसने खुद ही बताया था। खुशहाल की घबराई हुई आवाज से साफ था कि वो सच्चाई से बेखबर था। तभी नीरज, जो असल में नीरज नहीं था, आगे आया और सच का खुलासा किया। मेरा नाम नीरज नहीं, मोहन है। मोहन? तुम हो कौन? और मेरा बेटा कहाँ है? मोहन ने नजरें झुकाई और अपनी असली कहानी बताने लगा। मुझे आपके बेटे के बारे में तो नहीं पता, पर मैं कानपुर से यहाँ काम की तलाश में आया था। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, तो एक दिन मैं आपके घर के बाहर से गुजर रहा था कि मैंने आप लोगों को नीरज को डांटते हुए सुना, और उसके बाद उसे गुस्से में घर से बाहर निकलते हुए देखा। यहाँ मुझे आप लोगों का नाम पता चल चुका था। उसके बाद जब मैं भूख से बेहाल था, तब मुझे सामने खुशहाल का बड़ा पाव ठेला दिखा। इससे मुझे यहाँ फ्री में रहने को मिल गया और काम भी। और मेरा झूठ मुझे भारी पड़ गया और मुझे किडनैप करवा दिया गया। ये तो तुमने अपनी कहानी बता दी, लेकिन ठीक उसी दिन से गुस्से में घर से निकला मेरा बेटा अभी तक नहीं लौटा है। कहाँ होगा वो? किस हालत में होगा मेरा नीरज? हमें लगा जवान खून है, गुस्से में निकला है, लौट आएगा, पर अभी तक नहीं आया। पुलिस ने खुशहाल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संजय और माया अभी भी परेशान थे। उनका असली सवाल अभी बाकी था, उनका बेटा नीरज कहाँ है? तभी संजय का फोन बजा। कॉल किडनैपर का था। 1 करोड़ लेकर पुराने तालाब के पास आ जाओ, वरना तुम्हारा बेटा गया। और पुलिस को खबर करी तो इसका खेल खत्म समझो। किडनैपर ने ये बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। संजय ने सबको ये बात बताई। वो सब एक बार और किडनैपर को पकड़ने चल दिए। बाकी लोग छिप गए और संजय अकेला तालाब के पास पहुंचा। आवाज आई, बैग वहीं रख दो और पीछे हट जाओ। एक बार चेक कर लो, फिर तुम्हारे बेटे को भेजता हूँ। संजय बैग रखकर पीछे हटने लगा और एक नकाबपोश उस बैग को चेक करने आया। तभी पुलिस ने उस पर धावा बोल दिया। उन्होंने पकड़कर उसका नकाब उतारा और थप्पड़ मारकर बोले, नीरज कहाँ है? अरे ये तो नीरज ही है। अरे ये तो नीरज ही है। क्या नीरज? क्या नीरज? नीरज ही क्या नाटक है? आप लोग कभी मुझे मेरी मनमर्जी के पैसे नहीं देते तो मैं और क्या करता? इतनी सब शान शौकत होने के बावजूद एक भिखारी की तरह पैसे मांगने पड़ते हैं मुझे। क्यों? हे भगवान, तुमने पैसों के लिए किडनैप होने का नाटक किया। हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं बेटा, न कि अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाला बिगड़ैल। जब तुम अच्छे इंसान बन जाओगे, पैसे की अहमियत समझ जाओगे, तो तुम्हारे पिता की सारी जमा पूंजी तुम्हारी ही होगी मेरे बच्चे। अब अपनी माँ की बात समझ में आई या नहीं? तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हैं। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें जरूरत की सब चीजें दी हुई है नीरज, लेकिन अय्याशी के लिए तुम्हें एक ठेला भी नहीं दूंगा, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई पूरी कीजिए। मल्होत्रा जी, केस तो सुलझ ही गया है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिनके लिए आपको और नीरज को थाने चलना होगा। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। आज के बाद मैं ऐसी बचकानी हरकत नहीं करूंगा। आई एम रियली सॉरी पापा। आई एम सॉरी मम्मी। मेरे बच्चे, भूल कर भी ऐसा दोबारा मत करना। उधर दूसरी ओर खुशहाल की माली हालत देखते हुए उसे एक वार्निंग देकर जेल से बरी कर दिया गया। उसके बाद खुशहाल भी पहले की तरह अच्छे से अपने बड़ा पाव के ठेले में व्यस्त हो गया।
माधेपुर गांव में मनोज अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत उसकी बेटी के जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गया था, जिसके बाद अपनी बेटी प्राची की परवरिश की खातिर उसने दूसरी शादी कर दी। कुछ समय बाद उसकी दूसरी पत्नी शोभा ने भी एक बेटी को जन्म दिया। प्राची अपनी सौतेली माँ को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो बचपन में ही खो दिया था। प्राची की सौतेली माँ शोभा भी उसे खूब प्यार करती थी, लेकिन सौतेली माँ बेटी के आपसी प्यार से शोभा की सगी बेटी नीतू अपनी सौतेली बहन से खूब चिढ़ती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सारा का सारा लाड प्यार सिर्फ उसे ही मिले। जब वो दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उन दोनों की शादी एक ही घर में करने का फैसला किया। मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहता हूँ, ताकि दोनों बहनें हमेशा एक साथ एक ही घर में रह सकें। ऐसा रिश्ता मिल गया है जी। कल ही मेरी पड़ोस वाली सरला काकी से बात हुई थी। उसने ही मुझे बताया था कि 2 भाई हैं, दोनों भाई अपनी अपनी खेती करते हैं। उनके बीच पहले से ही सब कुछ बटा हुआ है, इसलिए कल को दोनों भाइयों के बीच झगड़ा भी नहीं होगा। तो हम 2 दिन बाद लड़के वालों से मिलकर बात आगे बढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद सारी बात आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें शादी कर अपने ससुराल आ जाती हैं। उन दोनों का घर आमने सामने ही था। उन दोनों की शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। वो भाई खूब मन लगाकर अपने खेतों में काम करते, लेकिन जब फसल बनकर तैयार हुई तो एक रोज तेज बारिश के चलते उनकी सारी फसल खराब हो गई। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, कुछ न कुछ ठीक हो जाएगा। उधर नीतू भी इस बात से खूब परेशान थी। अब हम क्या करेंगे? तुम भी ना, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। सारी फसल खराब हो गई ना। अब इसमें मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि सारी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे समय बीता। फिर एक रोज दिन पर दिन सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे प्राची? आप चिंता मत कीजिए जी, मैं बहुत ही अच्छी रुमाली रोटी और कथई कबाब बना लेती हूँ। शादी से पहले मैं अक्सर बनाती थी। मेरे हाथ की कथई कबाब और रुमाली रोटी सबको बड़ी पसंद आती थी। मैं सोच रही थी कि अपने गांव में ऐसा एक भी ठेला नहीं है, तो क्यों ना मैं कथई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर बेचूं। नीतू को भी इस वक्त घर चलाने में मुश्किल हो रही होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये काम शुरू कर लेंगे। मैं आज ही इस बारे में जाकर उससे बात करूंगी। शाम को प्राची अपनी बहन नीतू के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है, लेकिन नीतू तो शुरू से ही उसे पसंद नहीं करती थी। ये प्राची की बच्ची ना बड़ी चालाक है। मैं जानती हूँ ये सब क्यों कर रही थी, ताकि इस काम के लिए मैं भी पैसे लगाऊं, साथ ही बड़ी होने के नाते सारा काम मुझ पर ही डाल देगी। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? बताना तूने क्या सोचा। तू चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी। अब बता क्या करना है। नीतू ने बड़ी ही चालाकी से बात घुमाते हुए कहा, लेकिन दीदी मैं तो पहले ही खुद का रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला खोलने के बारे में सोच चुकी हूँ, और वैसे भी हम दोनों एक ही ठेले पर काम करेंगे तो हमारी इतनी अच्छी कमाई भी नहीं होगी। हम दोनों को अलग अलग ठेले पर काम करना होगा ताकि हमारी कमाई भी दुगनी हो। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं कथई कबाब और रुमाली रोटी का ठेला लगा लूंगी और तुम अपना रुमाली रोटी और कोरमा का ठेला लगा लेना। और मैं जानती हूँ मेरी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए तुम्हारा ठेला भी खूब चलेगा। अच्छा मैं चलती हूँ। आई बड़ी मेरी बराबरी करने वाली। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपनी अपनी बचत से काम शुरू कर देती हैं और बीच बाजार में ठेला लगा लेती हैं। प्राची मैदे में नमक डालकर उसकी रुमाली रोटी और साथ ही कबाब का चूरा बनाकर उसमें मसाले डालकर बनाकर तैयार कर लेती है। उसके कथई कबाब साथ में हरे धनिये पुदीने की चटनी और सलाद की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। ग्राहक उसके ठेले की तरफ खींचे चले आते हैं। अरे वाह, इस ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, कबाब। सिर्फ कबाब नहीं भाई साहब, बल्कि कथई कबाब की खुशबू है ये। अच्छा, ये तो पहली बार नाम सुना है। मेरे लिए बना दो जल्दी से। प्राची जल्दी से कथई कबाब और रुमाली रोटी बनाकर देती है, जिसे खाते ही ग्राहक अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बहन जी, क्या कमाल का स्वाद है आपके इस कथई कबाब में। भाई मजा आ गया। कितने रुपए हुए? जी 60 रुपए। अच्छी बात है, ये लीजिए। कुछ भी कहो, आपके हाथों में तो कमाल का स्वाद है। शुक्रिया भाई साहब। वैसे सामने वाले ठेले पर मेरी बहन रुमाली रोटी और कोरमा बनाकर बेच रही है। आप उसके हाथ का बना खाना भी चखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, आप कहती हैं तो जाकर देखता हूँ। अब वो नीतू के ठेले पर भी जाते हैं, लेकिन ग्राहकों को जो स्वाद प्राची के हाथों के बने खाने में आता है वो नीतू के खाने में नहीं। हमें तो आपकी बहन ने भेजा था ये कहकर कि आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन ये तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो स्वाद आपकी बहन के हाथों में वो आपके हाथों में नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने भाई साहब, इसके खाने में वो स्वाद नहीं है। हम बेकार ही पैसे खर्च कर दिए। हाँ हाँ, तो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे ठेले के आसपास फटक भी मत जाना, समझे? ना जाने इसकी रुमाली रोटी और कथई कबाब में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे खाने में नहीं।
लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये अच्छे पैसे कमाने लगेगी और मेरा ठेला कहीं बंद ना हो जाए। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि ये अपने इस कथई कबाब का मसाला कैसे तैयार करती है, कि उसमें ऐसा कुछ तो जरूर डालती है जिससे मसाले का स्वाद बढ़ जाता है। उसे शाम को अपनी बहन के घर जाकर उससे ये रेसिपी सीख लेती है और अगले दिन से ही वो भी बाजार में रुमाली रोटी और कथई कबाब का ठेला लगा लेती है, जिससे अब प्राची के ठेले के साथ साथ नीतू के ठेले पर भी ग्राहक आने लगते हैं। वाह बहन जी, आज तो आपने भी बहुत ही अच्छे कथई कबाब और रुमाली रोटी बनाई है। हाँ, इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आधे दाम में थोड़ा बहुत टेस्ट ऊपर नीचे हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। दरअसल नीतू जब आधे दाम में कथई कबाब रुमाली रोटी के साथ बनाकर बेच रही थी, जिससे ग्राहक थोड़ा सस्ता खाने के लिए वहाँ आ जाते हैं। अब मजा आएगा। अब इसके ग्राहक हुए मेरे, और अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो मैं इसका ठेला यहाँ से हटवा कर ही रहूंगी। अब वो अपनी ही बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगती है और एक रोज शाम को घर जाते हुए वो एक आदमी को कुछ पैसे देने लगती है। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने दे दिए, अब मेरा काम अच्छे से होना चाहिए। आप चिंता मत करिए, सब काम बराबर होगा। अगले दिन जब प्राची शाम को अपना ठेला लेकर घर लौट रही थी, उसे लौटने में थोड़ा अंधेरा हो गया। तभी जग्गा नाम का गुंडा वहाँ आ गया और उसने प्राची से सारे पैसे लूट लिए, साथ ही उसका ठेला भी तोड़ दिया। साथ ही प्राची को डराकर वहाँ से भगा देती है। जब ये बात नीतू को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। अब आएगा मजा उसका ठेला तोड़वा कर। अब तो बस मैं ही पूरे बाजार में छाई रहूंगी। अब हर कोई मेरे ही ठेले पर आएगा और मैं खूब पैसे कमाऊंगी। लेकिन उसकी ये बात उसका पति सुन लेता है और उसे अपनी पत्नी पर बड़ा ही गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? जिसने तेरी इतनी मदद की, तूने उसी के साथ कितना गलत किया। जानती हो मेरे पास ठेला खोलने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बहन ने अपनी बचत से मुझे पैसे दिए ताकि तुम ठेला खोल सको। लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में उनके लिए इतना जहर घुला है कि तुमने अपनी ही बहन का ठेला उजाड़ दिया। ये सब सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन के घर जाकर उससे माफी मांगती है। साथ ही उसका ठेला भी ठीक करवा देती है। प्राची भी उसे माफ कर देती है और उस दिन के बाद दोनों बहनें साथ में मिलकर रुमाली रोटी और कथई रोल का ठेला लगाती हैं और खूब पैसे कमाती हैं। ओह नो, इन्हें भी अभी आना था। क्या हुआ शिखा, क्यों परेशान हो रही हो? होटल बंद करने का समय हो गया है, लेकिन अभी 20 लोग डिनर के लिए आए हुए हैं। वो सभी फैमिली मेंबर्स हैं। वो सभी शाही पनीर, दाल मखनी और कोफ्ते के साथ रुमाली रोटियां मांग रहे हैं। सब्जियां तो बची हुई है, लेकिन रुमाली रोटियां, तुम जानती हो ना, सभी कुक जा चुके हैं। अब रुमाली रोटियां कौन बनाएगा? अरे बस इतनी सी बात, मैं भी तो शेफ हूँ, तुम भूल गई क्या? अभी देखो मैं कैसे बढ़िया सी रुमाली रोटियां बना कर देती हूँ। तभी वहाँ उस होटल का मैनेजर आ जाता है। लेकिन जरा जल्दी करना। कुछ देर बाद कविता बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाकर लाती है, जिन्हें देख ग्राहक कहते हैं, अरे बाप रे, रुमाली रोटी तो बिल्कुल चादर वाली रुमाली रोटी लग रही है, इतनी बड़ी और पतली। लेकिन ग्राहक जब वो रुमाली रोटियां खाते हैं तो उन्हें बड़ी पसंद आती है। वाह, सचमुच मजा आ गया। मजेदार चादर वाली रुमाली रोटी बनाई थी, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं। सभी ग्राहक वहाँ से खुश होकर चले जाते हैं। थैंक यू कविता, नहीं तो मुझे लगा था आज तो मालिक से डांट पड़कर ही रहेगी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मेरे रहते फिकर नॉट जानी। चल अब जल्दी से कपड़े बदलकर घर चलते हैं। दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता और अब कविता की शादी अर्जुन नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद कविता ने शेफ की नौकरी छोड़ दी। शादी के बाद अपनी पहली रसोई में सबको कविता के हाथों का खाना खाने का इंतजार था। आज तो हमें घर पर ही होटल जैसा खाना खाने को मिलेगा। हाँ, हमारे घर में शेफ जो बहू बनकर आई है, मुझे तो सोचते हुए मुंह में पानी आ रहा है। हाँ दादी, और मैंने तो चाची को रुमाली रोटी बनाने के लिए भी कहा है, मेरी फेवरेट है रुमाली रोटी। उधर रसोई में कविता सबके लिए दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। हाँ, अब तो बस रुमाली रोटियां बनाना रह गई है। घर में वैसे इतने सारे लोग हैं, अगर 3-3 रोटियां भी बनेंगी तो भी कितनी सारी बनेंगी। इससे तो अच्छा होगा बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बना देती हूँ, कम भी बनानी पड़ेंगी और सबका पेट भी भर जाएगा। अब अपनी पहली रसोई में कविता जैसे अपने मायके में और होटल में गोल गोल बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर तैयार करती है, कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। उसकी बनाई हुई रोटियां देखकर उसके ससुराल वाले कहते हैं,
बहू, ये रोटियां हैं या चादर, इसे तो बिस्तर पर भी बिछा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, इसे तो गुड्डी और मोनू दोनों उठकर सो भी सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं जब होटल में काम करती थी ना, वहाँ ऐसी ही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां बनाती थी। ये सिर्फ देखने में बड़ी है, लेकिन खाने में इनका स्वाद उतना ही अच्छा होता है। खाकर तो देखिए। कविता के कहने पर जब सभी वो रोटियां खाते हैं तो वो सबको बड़ी पसंद आती है और वो उसके खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। पहले तो सब वो बड़ी बड़ी रोटियां खा भी लेते, लेकिन अब वो इन्हें खा खा कर बोर होने लगे थे। बहू, तू रोज रोज ऐसी रोटियां बना देती है। पता है कितना समय लगता है इन्हें तोड़कर खाने में। एक तरफ से मोनू पकड़ता है, एक तरफ से मैं, तब जाकर ये रोटी तोड़कर खा पाती हूँ। अब बस और नहीं। अब मेरे लिए छोटी छोटी रोटियां बनाए कर। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता है, जो कल तुमने रुमाली रोटियां लपेट कर दी थी, वो रोटी इतनी बड़ी थी कि पूरे टेबल पर ही आ गई। इतनी बड़ी रोटी देख मेरे दोस्त सब जोर जोर से हंस रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा देवर जी। अब मैं भी ऑफिस के चक्कर में रसोई में ध्यान नहीं दे पाती। कल पता है मेरे ऑफिस के कलीग्स भी कितना हंस रहे थे इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देखकर। तो उन सब लोगों ने कभी 5 स्टार होटल की रोटियां नहीं खाई होंगी। आप जानते भी हैं 5 स्टार होटल में यही बड़ी बड़ी रुमाली रोटियां, जिसे आप चादर वाली रुमाली रोटी कह रहे हैं, वो होटल में कितनी महंगी मिलती है। जरा बाहर जाकर पता कीजिए, तब आपको इनकी कीमत पता चलेगी। इसी तरह वो सबको अपनी बातों से उलझा देती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज उनके यहाँ दिल्ली वाली बुआ आती है। इतनी बड़ी बड़ी रोटियां देख वो तो हैरान ही रह जाती है। अरे ये क्या है लता भाभी, तुम्हारी बहू ने कितनी बड़ी बड़ी और इतनी पतली चादर जैसी रोटियां बनाई है। राम राम राम, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। भला तुम कब से इतनी कंजूस हो गई। ये सुनकर सास को बड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन वो चुप रह जाती है। ऐसे ही एक रोज मोनू और गुड्डी उसकी बनाई हुई बड़ी सी रोटी से खेल रहे थे। वो दोनों उसको ओढ़कर बैठे हुए थे। ये देख कविता गुस्सा हो जाती है। ये क्या है मोनू, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है क्या? ये रोटी है, कोई चादर नहीं जो तुम ओढ़कर बैठ गए हो। ये अकल सिखाई है तुम्हारे पेरेंट्स ने। तो क्या गलत किया है उसने? तुम्हारी ये बड़ी बड़ी रोटियां हैं ही इसी लायक। चादर जितनी बड़ी रोटी कौन बनाता है? अगर आपको छोटी छोटी रोटियां खाने का शौक है ना, तो खुद ही बना लिया करो। अगर इस घर में रोटियां बनेंगी तो मेरे हिसाब से ही बनेगी, या फिर बाहर किसी ढाबे होटल से रोटियां मंगवा लिया करो। कविता की रोटियों से परेशान होकर अब वो लोग बाहर ढाबे से रोटियां मंगवाने लगते हैं। जिस ढाबे से वो रोटियां मंगवाती वो और किसी का नहीं, बल्कि कविता की फ्रेंड शिखा का ही था। शिखा कविता के ससुराल वालों को पहचान जाती है। अगले दिन जब वो बाजार जा रही थी, तभी उसे कविता मिलती है। कैसी है कविता? इतने पास होकर भी कितने दिनों बाद मिली है। अच्छा एक बात बता, तू खुद कितनी अच्छी शेफ है, फिर भी तेरे ससुराल वाले बाहर से खाना मंगवा कर क्यों खाते? फिर कविता उसे सारी बात बताती है। कविता, वो तेरा ससुराल है, कोई होटल नहीं। रोज रोज ये बाहर का खाना नहीं खाया जाता। तेरे होते हुए भी उन्हें बाहर से रोटी खानी पड़ रही है, ये ठीक बात नहीं। अब कविता को सारी बात समझ आ जाती है और अगले दिन जब वो सबको खाना परोसती है तो उसके हाथ में चादर जैसी बड़ी रुमाली रोटी नहीं, बल्कि छोटी छोटी रोटियां थी। अरे आज ये इतनी छोटी छोटी रोटियां, कविता बहू तूने बाहर से मंगवाई है क्या? लेकिन आज तो ढाबा बंद था। ये रोटियां मैंने खुद बनाई है। मेरे होते हुए भी अगर आप लोगों को बाहर से रोटियां मंगवानी पड़े तो मेरा क्या फायदा। अब से आपको कभी कभार वो वाली रुमाली रोटियां खाने को मिलेंगी, बाकी रोज मैं ये छोटी छोटी गेहूं की रोटियां ही बनाया करूंगी। ये सुनकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं।